जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ़ लिमिटेशन एक्ट 1908 है, वो हम पढ़ेंगे। और लॉ ऑफ़ लिमिटेशन एक्ट्स पढ़ने से पहले जो है ना, सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करवाना चाहूँगा। माय नेम इज़ एडवोकेट बिलाल अहमद एंड आई हैव डन बी इलेक्ट्रिकल फ्रॉम म्यूट जामशोरो एंड आई हैव डन बी LLB honors from Sheikh Zulfikar Ali Bhutto University of Law, and now I am practicing law in district courts of Karachi. तो सबसे पहले अभी हम स्टार्ट करेंगे कि जो इंट्रो है लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट का 1908 जो पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, जो सेक्शन 1 उसका बता रहा है जो और उसके बाद हम ये समझना ज़रूर चाहेंगे कि जो ना लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट का मकसद क्या है। देखिए जी, जैसे इसका जो नाम है लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट मतलब किसी चीज़ को लिमिट आउट करना। भाई किस चीज़ को लिमिट आउट करना? ऐसे जो मैटर्स जो कोर्ट की तरफ आएँ तो वो कोर्ट उसको लिमिट आउट करे और सॉर्ट आउट करे एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे मैं किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, रिलेटेड टू जो है कोई ऐसा उसके साथ में कॉज ऑफ एक्शन कर रहा हूँ कि वो ऑफेंस कर रहा हूँ कोई, तो उसको टाइमली कोर्ट में लाया जा सके और उसको रेमेडी दी जा सके। ठीक है, तो मेन मकसद लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट का यही है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो उससे और ज़्यादा जो ना आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेट सपोज भाई मैं जो है बिलाल अहमद क्रेडिटर हूँ। ठीक है, मैंने लोन दिया वक़ार अहमद को 2 लाख रुपए फॉर टाइम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है, तो जिस दिन मैंने दिया था वो डेट थी 1 जनवरी 2020। ठीक है, तो जो रिटर्न डेट है, मतलब जो जिस दिन उसको मुझे वापस करना है, वकार को जो डेप्टर है मुझे वापस करना है लोन क्रेडिटर को बिलाल अहमद को, तो वो है 1/1/2022। ठीक है भाई, और जिस दिन ये डेट आएगी तो मैं भाई डिमांड करूँगा वकार से कि भाई काइंडली अभी जो है डेट आ गई है, मैंने आपको लोन दिया था तो मुझे वापस कर दें। तो भाई वकार ने मुझे साफ जवाब दे दिया कि भाई कौन हो तुम और कौन सा लोन। तो भाई अभी मेरे पास रेमेडी क्या बची? तो मैं जो एज अ क्रेडिटर हूँ मैं जाऊँगा कोर्ट में और कोर्ट में अपनी रेमेडी मांगूंगा कि भाई मैंने इसको लोन दिया था। ये तो सिचुएशन होगी कि भाई विद इन टाइम में चला गया। लेट सपोज 2022 आ गई। ठीक है भाई, उसके बाद 2023 भी आ गई, 24 भी आ गई, 25 भी आ गई। लेट सपोज मेरे पास इतने पैसे हैं, मैंने बोला कि भाई चलो छोड़ो यार, अभी क्या फ़ायदा अब जाने का, पैसे तो वैसे भी हैं, वकार के पास क्यों लेना। तो मुझे ये बात याद आई 2030 में, 1 जनवरी 2030 में, जब मेरे पास पैसे ख़त्म हुए। तो फिर मैंने वकार को कहा कि भाई जो वकार डेप्टर है मेरा, तो भाई आपने मुझसे लोन लिया था 1/1/2020 को और जो है 2022 में देना था, अब 2030 है, तो काइंडली आप मुझे अपना लोन दे दे। तो वो मुझे दे दे साफ जवाब दे देगा कि भाई कौन सा लोन, किस चीज़ का लोन। तो फिर मेरा जो दोस्त है जाहिद अहमद लॉयर है, तो मैं उनके पास चला गया कि भाई मैंने वकार को लोन दिया था फ़लाँ डेट पे, अब जो है वकार मुझे वापस नहीं कर रहा। तो जाहिद जो मेरा लॉयर भाई है तो उसको ज़्यादा लॉ का पता है, तो वो मुझे कहेगा कि भाई अब आप जो है कोर्ट में किसी चीज़ की रेमेडी नहीं ले सकते। तो भाई मैं तो परेशान हो गया कि भाई लोन जो ना मैंने अपना लोन दिया है, मतलब मेरा जो राइट है वो मुझे राइट नहीं मिलेगा। तो जायद मुझे कहेगा कि अब आपका राइट है, लेकिन राइट टू रिकवर दैट रेमेडी वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि लॉ अगर आपको रेमेडी देता है वो फॉर टाइम बिंग देता है। अगर आप टाइमली आ जाते हैं तो लॉ जो ना आपकी हेल्प करता है। जैसे हम कहते हैं ना जो है लॉ हेल्प दोज हु आर विजिलेंट टू देयर राइट्स। ठीक है भाई, लॉ भी उनको राइट देता है जो विजिलेंट होते हैं। तो मुझसे जो है ना, मैं जायद से यही पूछ रहा हूँ कि भाई मेहरबानी करो, अभी कैसे भी करके मेरा जो है ना राइट ख़त्म तो नहीं हो सकता, आप मुझे राइट दिलवा दो। तो मुझे जायद फिर से समझाता है कि भाई आपका राइट ख़त्म नहीं हुआ, आप अपना राइट ले सकते हो, लेकिन अगर आपको वकार देना चाहे, बाकी कोर्ट की तरफ से थ्रू जुडिशल प्रोसीजर आप अपना लोन रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि डेब्ट का जो टाइम पीरियड होता है जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है वो 3 साल है। तो उसके बाद आपकी जो राइट टू रिकवर दैट मनी वो ख़त्म हो जाती है। तो भाई ये कॉन्सेप्ट है, ये आप समझ लें कि मतलब लॉ जो है ना राइट तब देता है जिस दिन विद इन टाइम पीरियड, प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड आप आते हो। ठीक है भाई, तो अभी
नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे सेक्शन 3 और उससे आगे। जी अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वो है सेक्शन 3, डिसमिसल ऑफ सूट ETC इंस्टीट्यूट आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ठीक है भाई, सबसे पहले हम इसकी बेयर रीडिंग करते हैं कि एवरी सूट इंस्टीट्यूट अपील प्रिफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर सच सूट अपील और एप्लीकेशन शैल बी डिसमिस्ड। एक्सेप्शन टू दिस सेक्शन इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 4 to 25। ठीक है भाई, तो जिस तरह से इसकी हम जो बेयर रीडिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई कोई भी सूट अपील या एप्लीकेशन जो फर्स्ट शेड्यूल में टाइम पीरियड लिमिटेशन दी गई है उसके बाद अगर इंस्टीट्यूट किया जाता है तो वो डिसमिस किया जाएगा। इट्स पावर ऑफ द कोर्ट टू डिसमिस, मतलब वो उस कोर्ट को बाउंड बाय कर रहा है, जो इसकी वर्डिंग है इस सेक्शन की कि जो है ना वो कोर्ट उसको डिसमिस करेगी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो ज़्यादातर जुडिशल एग्ज़ाम्स में आता है, जो MCQs होते हैं, MCQs टेस्ट होती है या स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। उसके अलावा जो लॉ के स्टूडेंट हैं, गेट के जो स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। सबसे पहले तो इसकी वर्डिंग आप देख लें कि जो है ना ये चीज़ एप्लीकेबल, जो सेक्शन है एप्लीकेबल किस किस चीज़ पे हो रहा है। सूट अपील और एप्लीकेशन जब भी की जाएगी आफ्टर द प्रिस्क्राइब जो टाइम पीरियड है जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है, तो उसके बाद वो जो ना कोर्ट बाउंड है कि उसको डिसमिस करे। इवन अगर जो है ना इसको जो अल्दो लिमिटेशन हैज़ नॉट बिन टेकन एज डिफेंस फ्रॉम द अपोनेंट, अगर मिसाल के तौर पे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर रहा फॉर द टाइम लिमिटेशन, तो कोर्ट बाउंड है कि उसको जो ना बार कर दे या उसको डिसमिस कर दे। ठीक है भाई, तो फर्दर अगर उसकी हम एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो अगर आप सबसे पहले तो भाई मैं आपको जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं उनको ये कहूँगा कि आप जब भी ऑनलाइन वीडियोस देखें अपने पास बेयर एक्ट्स और जो है ना अपनी कॉपी और पेन साथ में रखें ताकि आप पॉइंट्स नोट करते जाएं। ठीक है, अभी इस सेक्शन में अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ लें तो उसमें कहा गया कि सूट इंस्टीट्यूट कि मतलब जब सूट कब कंसिडर होगा कि वो इंस्टीट्यूट हुआ या नहीं हुआ। इन ऑर्डिनरी केस व्हेन प्लेंट प्रेजेंटेड नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, प्लेंट जब प्रेजेंट होती है फॉर सबमिशन, लाजमी नहीं है कि वो एक्सेप्ट हो या ना हो, उस दिन से वो काउंट की जाएगी कि वो इंस्टीट्यूट हुआ है केस। ठीक है, फिर अगर इसमें नीचे आएंगे तो इन द केस ऑफ पोपर व्हेन हिज एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज पोपर इज मेड, मतलब जो पोपर होता है जो फीस पे नहीं कर सकता तो वो एप्लीकेशन देता है फॉर वेविंग ऑफ फीस। तो सबसे पहले जो ना वो लीव टू सू जो ना अप्लाई करता है कोर्ट में, जिस दिन वो एप्लीकेशन जमा होगी तो उस दिन से ये कंसीडर किया जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया है। तीसरी जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि इन केस ऑफ कंपनी अगेंस्ट क्लेम विच इज बीइंग वाउंड अप बाय कोर्ट व्हेन क्लेमेंट फर्स्ट सेंड टू ऑफिशियल लिक्विडेटर, जब जो क्लेमेंट है जो फर्स्ट ऑफिशियल लेटर टुवर्ड्स लिक्विडेटर भेजेगा जो अपना क्लेम है, तो उस दिन से तस्वर किया जाएगा कि वो केस इंस्टीट्यूट हो गया है। और उस दिन से जो है ये चीज़ जो है ना कोर्ट की तरफ जिस टाइम आफ्टर टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड ये अगर सबमिट होगी तो वो ये डिसमिस की जाएगी। इसमें एक टर्म है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, वो शायद आपको डिफाइन नहीं किया गया हो, तो पेन आपके हाथ में हो तो ये आप अगर नोट कर लें। प्रिस्क्राइब पीरियड वो होती है टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत जो टाइम पीरियड कैलकुलेट की जाती है फर्स्ट शेड्यूल के तहत या जो शेड्यूल दिए गए हैं पीछे, तो उसको कहा जाता है प्रिस्क्राइब पीरियड। तो ये था सेक्शन 3 आपका। सेक्शन 3 के बाद जो हमारा सेक्शन है सेक्शन 4, उसकी सबसे पहले हम बेयर रीडिंग करेंगे कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि वेयर कोर्ट इज क्लोज्ड व्हेन पीरियड एक्सपायर्स। उसके बाद आगे पढ़ते हैं व्हेन पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन एक्सपायर्स ऑन अ डे व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड। ठीक है भाई, कोई भी सूट अपील या एप्लीकेशन हो, उसका जो टाइम है, जो प्रिस्क्राइब पीरियड है जो शेड्यूल्स में दिया गया है, वो एक्सपायर हो रहा है उस दिन जिस दिन कोर्ट बंद है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं द सूट अपील और एप्लीकेशन में बी इंस्टीट्यूट प्रेफर्ड आर मेड ऑन द डे व्हेन द कोर्ट रीओपन्स। मिसाल के तौर पे
जो एप्लीकेशन या अपील या सूट हमें फाइल करना है या इंस्टीट्यूट करना है, उस दिन कोर्ट वो आखिरी दिन है और उस दिन कोर्ट क्लोज है। तो जो नेक्स्ट डे होगा, जिस दिन कोर्ट ओपन होगी, उस दिन वो जो सूट, अपील और एप्लीकेशन है फाइल की जा सकती है। बेसिकली अगर हम देखें तो सेक्शन 3 हमने डिस्कस किया, वो जनरल था और ये इसकी उनकी एक्सेप्शंस है कि भाई हमने जो सेक्शन 3 पढ़ा था कि जो आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड अगर कोई सूट, एप्लीकेशन और जो है सूट, एप्लीकेशन और अपील अगर फाइल हो रही है तो वो कोर्ट उसको डिसमिस करेगी। बट इस सेक्शन में ये कहा जाता है कि ऑन द डे व्हेन जो है ना जिस दिन ये लास्ट डे है सबमिट करने का और उस दिन कोर्ट क्लोज है, तो फिर क्या होगा, वो दिन एग्जेम्प्ट किया जाएगा और नेक्स्ट डे जब कोर्ट ओपन होगी तो उस दिन ये चीज़ फाइल हो सकती है। सेक्शन 4 बेसिकली इज अ एक्सेप्शन ऑफ द। और उसके बाद हम चलते हैं जी, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे जो है सेक्शन 5 जिसमें डील कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम उसकी बेयर रीडिंग करते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ पीरियड इन सर्टेन केसेस। ठीक है भाई, सबसे पहले तो पढ़ने का तरीका भी यही होता है कि आप जस्ट उसकी सेक्शन की बेयर रीडिंग कर लें कि कहना क्या चाहता है। तो हम पढ़ते हैं, एनी अपील एप्लीकेशन फॉर अ रिव्यू or revision or any other application may be admitted after the period of limitation prescribed when the appellant or applicant satisfy the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप जब बेयर रीडिंग करें तो एक हाईलाइटर अपने हाथ में रखें। तो इसमें जो हाईलाइट करने की चीज़ें हैं वो ये देख लें कि एनी अपील और एप्लीकेशन को आप अंडरलाइन कर लें। और उसके बाद जो है इसमें जो है अंडरलाइन करने वाली चीज़ है जो है व्हेन द एप्लीकेंट और एप्लीकेशन सेटिस्फाई द कोर्ट दैट ही हैड सफिशिएंट कॉज। अभी सेटिस्फाई को भी अंडरलाइन कर लें और सफिशिएंट कॉज को भी अंडरलाइन करें। प्रेफरिंग द अपील आर मेकिंग एप्लीकेशन विद इन सच पीरियड। ठीक है भाई, दिस सेक्शन अप्लाइज टू अपील्स एंड एप्लीकेशन ओनली। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये जो है सेक्शन 3 का एक्सेप्शन है। ठीक है, और ये जस्ट अप्लाई होता है अपील्स और एप्लीकेशन पे, सूट्स पे अप्लाई नहीं होता। तो जब कोई अपील और एप्लीकेशन फाइल करेगा कोर्ट में और वो अगर वो कर रहा है कि आफ्टर प्रिस्क्राइब पीरियड, ठीक है, तो उसके लिए कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा स्पेसिफिक कॉज ऑफ एक्शन, जो है कॉज ऑफ एक्शन कह रहा हूँ मैं, माफ़ कीजिएगा, सफिशिएंट कॉज। हमें सफिशिएंट कॉज देना पड़ेगा कोर्ट को कि जे भाई जो हमने डिले किया है, जो कंडोनेशन हम दे रहे हैं वो किस बिहाफ पे थी। सरकमटेंसेस जो कंडीशंस होंगी हर फैक्ट्स की जो है रिलेटेड, कि भाई जो है हमने लेट सपोज एग्जीक्यूशन की जो अपील है हमने फाइल कर दी है और डिले कर दिया है उसमें, और उसका जो एक एक दिन है वो उसका हम सही नमूने से, मतलब सही तरीके से कोर्ट को समझाएंगे कि भाई जो है उसका कॉज ऑफ जो है सफिशिएंट जो कॉज है, उसकी जो वजह है वो ये है, हमने डिले इस वजह से किया। अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है तो वो उसको एडमिट कर लेगी एप्लीकेशन या अपील को। तो भाई सेक्शन 5 और सेक्शन 3 में फ़र्क क्या है? मेन अगर फ़र्क हमें देखा जाए तो सेक्शन 3 जो है एप्लीकेबल है अपील, सूट, एप्लीकेशंस पे, और सेक्शन 5 जस्ट एप्लीकेबल है अपील्स और एप्लीकेशन पे। सूट को जो यहाँ से जो है एग्जेम्प्टेड किया गया है। ठीक है भाई, तो सेक्शन 5 क्या कहता है? अगर समराइज हम इसको कर लें तो हम ये कहें कि सेक्शन 5 जो है टाइम पीरियड है, सर्टेन केसेस में एक्सटेंशन मिलती है एप्लीकेंट को या अपीलेंट को फॉर दी एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन आर अपील इन द कोर्ट। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो रही है तो सफिशिएंट कॉज अगर कोर्ट को दिया जा रहा है तो कोर्ट सेटिस्फाई हो रही है तो कोर्ट उसको एडमिट कर लेगी, अदरवाइज इट विल बी डिसमिस्ड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3। तो भाई जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है लीगल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि सेक्शन 3 जो है वो क्या है, वो किस चीज़ पे एप्लीकेबल है? सूट्स, एप्लीकेशन और अपील पे एप्लीकेबल है कि भाई आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड
अगर कोई ये चीज़ जो ना सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है या अपील फाइल हो रही है या एप्लीकेशन फाइल हो रही है, तो वो डिसमिस की जाएगी आफ्टर द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। ठीक है, तो जो सेक्शन 6 है वो उसकी एक्सेप्शन है, वो हम पढ़ लेते हैं कि भाई जब जनरली मैं आपको बता दूं कि भाई अगर किसी को लीगल डिसेबिलिटी है, लाइक इंसेन है, इडियट है या माइनर है, ठीक है, और टाइम लिमिटेशन रिनॉक कर रहा है, तो उस डिसेबिलिटी ख़त्म होने के बाद वो जो है सूट और जो है एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूटिव डिक्री फाइल कर सकता है। ठीक है, तो जनरली मैंने आपको बता दिया। अब हम इसकी बे रीडिंग करते हैं कि सेक्शन 6 कहता क्या है। सबसे पहले पेन और नोटबुक उठा लें आप और हाईलाइट करें कि क्या कह रहा है। व्हेन अ पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन, सूट और एप्लीकेशन को आप हाईलाइट कर लें फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री is a minor, insane or an idiot at the time from which the period of limitation is to be revoked. He may institute the suit or make an application within the same period after the disability has ceased. ठीक है भाई, जिस टाइम टाइम ऑफ लिमिटेशन रिनॉक हो रहा है या आ रहा है, तो उसके बाद जो है जब वो बंदा सूट या एप्लीकेशन फाइल कर सकता है जब उसकी डिसेबिलिटी ख़त्म हो। लेट सपोज भाई मैं हूँ बिलाल अहमद, ठीक है, तो जो है मैंने सूट फाइल किया, उसकी डिक्री आ गई, उसकी एग्जीक्यूशन मुझे करवानी थी विद इन 3 years। ठीक है भाई, और विद इन 3 years मुझे जो है ना उसकी एग्जीक्यूशन करवानी थी, और जो है एट द लास्ट मोमेंट या जो ये टाइम स्टार्ट हो रहा है एग्जीक्यूशन का, जिस दिन से, उस दिन से मुझे डिसेबिलिटी हुई है कि मैं जो है इंसेन हो गया हूँ या मैं जो है इडियट हो गया हूँ। तो ठीक है, अगर लेट सपोज अगर वो ख़त्म हो रही है जिस दिन वो मेरी इंसेनिटी ख़त्म होगी, उस दिन से मेरा टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ जो सेम प्रिंसिपल है सेक्शन 3 का वो एप्लीकेबल होगा। अभी आगे पढ़ते हैं। व्हेन सच पर्सन इज द टाइम फ्रॉम व्हिच द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज टू बी रिनॉक्ड इफेक्टेड बाय 2 such disabilities, he may institute the suit or make an application within same period after both disabilities have ceased। अगर एट ए टाइम किसी को 2 डिसेबिलिटीज़ हो रही हैं तो वो जो ना टाइम तब से काउंट किया जाएगा जब तक वो दोनों डिसेबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है भाई, उसके बाद पॉइंट कह रहा है व्हेन द डिसेबिलिटी कंटिन्यूज अप टू द डेथ ऑफ सच पर्सन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव मे इंस्टीट्यूट द सूट और मेक एन एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड आफ्टर द डेथ। लेट सपोज अगर कोई बंदा है, इंसेनिटी है या कोई डिसेबिलिटी है उसको, और वो मतलब उसकी डेथ आकर हो रही है, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो जो है ना टाइम पीरियड तब से स्टार्ट हो जाएगा उसके ऊपर से, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको जो है ना फॉलो कर सकता है विद इन दैट टाइम पीरियड। और उसके बाद है वेयर सच रिप्रेजेंटेटिव डेट ऑफ द डेथ अफेक्टेड बाय सच डिसेबिलिटी अबव रूल शैल अप्लाई टू हिम। अगर इन केस जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको भी डिसेबिलिटी हो रही है तो वो टाइम एक्सक्लूड होगा जब तक उसकी वो डिसेबिलिटी सेसेशन नहीं हो रही, ये मतलब ख़त्म नहीं हो रही। भाई ये सिंपल हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी को लीगल डिसेबिलिटी है तो वो जो है जब तक वो लीगल डिसेबिलिटी ख़त्म नहीं होगी तब तक टाइम उसका स्टार्ट नहीं होगा फॉर लिमिटेशन जो पीरियड दिया गया है। और ये जो सेक्शन है जस्ट अप्लाई है, जो इसकी वर्डिंग है वो एप्लीकेबल है सूट और एप्लीकेशन पे, अपील को एक्सक्लूड किया गया है इसमें से। तो भाई जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 7 डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सिविल प्लेंटिफ्स और एप्लीकेंट्स। ठीक है भाई, यहाँ पे ये कहा गया कि जो सिविल एप्लीकेंट्स या प्लेंटिफ्स हों तो उनको अगर डिसेबिलिटी हो तो फिर क्या होगा। कह रहा है कि भाई बेरीडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इफ़ देयर आर सिविल पर्सन्स आर अंडर डिसेबिलिटी इफ़ एनी ऑफ देम इज एबल टू डिस्चार्ज देन लिमिटेशन विल रन अगेंस्ट देम ऑल। मतलब इसका मकसद ये है कि जो है ना अगर सिविल लोगों के खिलाफ जो है ना अगर उनकी डिसेबिलिटी है, मिसाल के तौर पे 10 बंदे हैं और वो डिसेबल हैं, ठीक है, वो डिक्री एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अगर उनमें से एक भी बंदा लायबल है वो एग्जीक्यूट करवाने में तो फिर क्या होगा, फिर टाइम स्टार्ट हो जाएगा।
अगर सेकंड पैरा में कह रहा है कि इफ़ देयर आर सिविल पर्सन एंड ऑल आर अंडर डिसेबिलिटी, नो वन इज़ केपेबल ऑफ डूइंग डिस्चार्ज, देन टाइम विल रन व्हेन डिसेबिलिटी हैड सीज्ड। मिसाल को तौर पे अगर 3 या 4 एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है, और उनको डिसेबिलिटी है और कोई भी उनमें से एक ऐसा बंदा नहीं है कि जो है ना उस लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर सके, तो टाइम स्टार्ट नहीं होगा तब तक जब तक उनकी जो डिसेबिलिटी है वो सीज ना हो जाए। भाई जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 8, स्पेशल एक्सेप्शन। सबसे पहले तो इसकी आप बेयर रीडिंग कर लें। दिस रूल इज स्पेशल एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 6 and 7 that when any person's disability has been seized or the death of the person affected, then time period will not extend for more than 3 years. For more than 3 years, whatsoever limitation of filing any suit shall be। कह रहा है कि भाई ये जो है स्पेशल एक्सेप्शन है सेक्शन 6 और 7 का, कि भाई कोई भी किसी भी बंदे की अगर डिसेबिलिटी ख़त्म हो रही है, सीज हो रही है, या कोई बंदे की डेथ हो रही है, तो उसका जो टाइम पीरियड है 3 साल से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा, भले चाहे उसकी लिमिटेशन ऑफ फाइलिंग सूट कुछ भी हो। ठीक है, सिर्फ इतनी बात की गई है कि 3 साल से ज़्यादा, मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा है मेंटल है, सिक है, तो अगर वो माइनर है, अगर उसकी 3 साल के बाद वो 3 साल कह रहा हूँ, अगर उसकी डिसेबिलिटी सीज हो रही है तो उसके बाद जो टाइम लिमिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल बढ़ सकती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। सेक्शन 8 जो है हमें यही समझाता है। भाई अभी जो है सेक्शन 9 है, सबसे लास्ट आज का जो सेशन का जो सेक्शन है सेक्शन 9 वो हम पढ़ेंगे। जो है उसकी जो हेडिंग है वो है ये कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम। ठीक है भाई, बेयर रीडिंग अगर हम करते हैं तो इसमें लिखा है कि वेयर वंस टाइम हैज़ बिगन टू रन, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी टू सू स्टॉप्स इट। ठीक है भाई, सबसे पहले तो सेक्शन 9 इज़ फॉर द पर्पज ऑफ इंस्टीट्यूशन और सूट आर एन एप्लीकेशन। बेसिकली इन सेक्शन 9 अपील्स आर एक्सक्लूडेड। सो कह रहा है कि जो है ना अगर कोई डिसेबिलिटी या इनेबिलिटी जस्ट जो ना अब ख़त्म हो रही है और टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो वो टाइम जो प्रिस्क्राइब पीरियड है वो चलता रहेगा, विल नॉट स्टॉप। तो मतलब कोई भी फिर डिसेबिलिटी या इनेबिलिटी उसको रोक नहीं सकती। वंस टाइम स्टार्ट, टाइम ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट, डिसेबिलिटी सीज हो गई तो उसके बाद कुछ भी उसको रोक नहीं सकता। दिस इज़ द सेक्शन 9। और दूसरी बात जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, तो काफ़ी लोगों को इन सेक्शंस को याद करने में तकलीफ़ होती है। तो सबसे पहले जब ये बात नोट कर लें कि जब हम ये सेशन पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ये जो लिमिटेशन एक्ट है पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं एक जनरल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये समझाऊंगा कि इस चीज़ को याद किस तरह से करना है थ्रू ट्रिक्स। ठीक है, एक जनरल जो है वीडियो होगी और एक छोटी सी ट्रिक होगी, तो आप विद इन 5 to 10 मिनट्स आप पूरे आर्टिकल्स को सेक्शंस को और अकॉर्डिंग टू उनके जो शेड्यूल्स हैं वो भी आप याद कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिएगा। और सबसे ज़्यादा एक बात आपसे मैं करना चाहूँगा कि ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम कोई भी किसी तरह की भी जो ना आप लोगों को चार्ज नहीं कर रहे। इवन हम स्लाइड्स बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, इवन नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे आपको। तो काइंडली जो वीडियोस हैं हमारी उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितने ग्रुप्स हैं, दोस्त हैं, ताकि जो ये हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है फॉर दी अंडर प्रिविलेज्ड जो पब्लिक है, जो मासेस हैं, उनके लिए, तो ये हमारा आगे से आगे बढ़ता रहे। और आज के लिए बस मैं आपसे शुक्रिया अदा करूँगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।